करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अख्तर सियालवी न्यूज़ बाई व्यूज़ के साथ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान के सियासी हालात इंतहाई नागुफ्ताबे हैं। तरह तरह के वहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं और कौम भी तकसीम हुई नज़र आती है, जिससे हर पाकिस्तानी परेशान है और ख़ुसूस तौर पर वो सिर्फ पाकिस्तानी इसका ज़्यादा दुख रखते हैं। तो आज हमारे साथ एशिया और ख़ुसूस तौर दुनिया और ख़ुसूस तौर पाकिस्तान के सियासी हालात पर इंतहाई गहरी नज़र रखने वाले एक सियासी और मजहबी रहनुमा मौजूद हैं। मेरी मुराद है चौधरी मोहम्मद खलील साहब। उनसे हम बहसीत वो सिर्फ पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में मालूम करेंगे कि वो क्या इस पर अपना तजिया देते हैं और क्या वो ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान आइंदा किस सिमत को जा रहे हैं। वेलकम चौधरी साहब टू द शो। तो सबसे पहले तो यही है कि आजकल हर पाकिस्तानी परेशान है मौजूदा सियासी हालात से। लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, सियासी जमातें तकसीम हुई हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मोहतरम अख्तर सियालवी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बासियत तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है ये डायरेक्शन लेस जा रहा है। इसकी कोई डायरेक्शन मुतय्यन ही नहीं हो सकी। हर कुछ अरसे के बाद जो है कोई ना कोई नारा लगा कर जो है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाता है, कोई इस्लामी टच देकर बेवकूफ़ बनाता है, कोई उनको घर और उनकी नौकरियां देने का झांसा देकर उनको बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन आज तक कोई ख़ास जो रास्ता है वो मुतय्यन नहीं हुआ कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और पाकिस्तानी कौम की फलाह व बहबूद किस तरह होगी। आप ये देखें कि एक तरफ जो हमारे लीडरान हैं सारे वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और दूसरी तरफ जब यही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान में कदम रखते हैं तो इनकी जामा तलाशी ली जाती है। इनको अपना मोबाइल भी रखने की 3 महीने इजाज़त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो अफरा तफरी है, एक मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, तो इस वक्त पूरी कौम को बैठ कर एक माशी प्लान तरतीब देना चाहिए कि हम किस तरह इस कर्ज से निजात हासिल करें। कोई घर, कोई कौम, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके अपने माशी हालात ठीक ना हों। कर्ज लेकर आप कब तक जिएंगे? अगर आप घर में देखें कि हमारे पास अपनी खुराक ना हो और हम हर दफ़ा कर्ज लेकर ही खाएं, उस कर्ज पर हम सूद देते रहें और कर्ज उसी जगह रहे, तो हमारा मुल्क या हमारा वो घर तरक्की नहीं करेगा। इसलिए मेरी तमाम ज़ुआमा से और तमाम सियासी लीडरान से ये गुजारिश है कि वो एक दूसरे की ज़िद छोड़कर, एक दूसरे से मुखासमत छोड़कर जो है मुफाहमत का रास्ता अपनाएं और असेंबली के अंदर बैठकर जो है वो बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करें, न कि सड़कों पर। जो मुल्क पहले से माशी जो है मसाइल का शिकार है, जब उसमें अफरा तफरी होगी, जब उसमें एजिटेशन होगा, जब उसमें जो है लॉन्ग मार्चेस होंगे, तो उसकी सियासी एक्टिविटीज़ और मान पड़ जाएंगी और उसको दिन ब दिन जो है सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी नुकसान होता चला जाएगा। लिहाजा मेरी तमाम सियासी लीडरान से ये गुजारिश है कि वो असेंबली का रास्ता अपनाएं और असेंबली में बैठकर जो है वो अपने मसाइल हल करें और उसके साथ कौम के मसाइल के लिए एक जामे प्लान पर जो है वो बातचीत करें। जब भी कोई सियासी प्रॉब्लम पैदा होती है मुल्क में, तो हर पार्टी के पास एक कोई नज़रिया होता है। कोई इस्लाम के बेस पे कहता है कि बहुत जुल्म हो गया है, अब मैं आऊँगा तो उसको ठीक कर दूँगा। कोई मुआशी बेस पे आ जाता है, कोई इंसाफ को लेके आ जाता है कि जी और वो लोग हमारे शायद उनकी बातों में यकीन कर लेते हैं।
तो बुनियादी चीज़ ये है कि आप बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे माशरे को कौन सी ऐसी गाइडलाइन देंगे कि जो अपने हमारे माशरे में वो इस्लाहात हों ताकि उस माशरे की तरबियत हो और आइंदा जो हमारी आने वाली नस्ल है वो एक अच्छे मुल्क और अच्छे वतन में रहें। देखें जी, हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, तो यूरोप में इन लोगों ने अपनी कौम को एक डायरेक्शन दी है, कानून सबके लिए यहाँ पर बराबर है। और इस्लामी मुल्क में जो इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक तो जो आपका खलीफा है वो भी कानून से बालातर नहीं है। तो हम मुसलमान कौम हैं, पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन आज तक वहाँ इस्लामी कानून नाफज नहीं हुए। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि न वहाँ पर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है लेकिन हमारे पास इस्लामी कानून नहीं है। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैं लेकिन वो पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी हमारे पास नहीं है। हम कभी सदारत की तलाश में हैं, कभी मार्शल लॉ की तलाश में हैं, कभी डिक्टेटर की तलाश में हैं, कभी जो है हाइब्रिड रजीम की तलाश में हैं। देखें, लोगों को उनकी हुक्मरानी चाहिए, लोगों को उनके हुकूक चाहिए, लोगों को तालीम, सेहत और उनकी रिहाइश जो है अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। उसके लिए बंदोबस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बयान कहूँगा बल्कि अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे बचपन में तालीमी निज़ाम होता था गरीबों के लिए उर्दू, और जो अमीर थे उनके लिए एचिसन कॉलेज और मरे कॉलेज और लॉरेंस कॉलेज और ये बड़े बड़े कॉलेजेस थे जहाँ से जो ब्यूरोक्रेट वो इंग्लिश मीडियम थे, हमारे गरीब के लिए उर्दू मीडियम था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने उर्दू मीडियम भी तबाह कर दिया और आए दिन बजाय इस्लाहात करने के, नया तालीमी निज़ाम देने के, न हमारा जो है यकसा निसाब तालीम है, न यकसा जो है हमारी तालीम है। तालीम के कई दर्जे कायम हो गए और हमारे जो अमान है जो है आजकल, बल्कि वो बड़े कॉलेज और जो लॉरेंस कॉलेज और वगैरह थे वो तो कुछ कॉलेजेस थे उन तक महदूद था काम। लेकिन आज हमारा ये हाल हो गया कि हर गली में हमने ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम कायम कर दिए हैं और रूट्स कायम कर दिए हैं और सिटी स्कूल कायम कर दिए हैं और उनके हवाले हमने जो है अपना सिलेबस कर दिया है। वो बच्चे वहाँ से मास्टर करके निकलते हैं, BS और पता नहीं क्या क्या का MS करके निकलते हैं। आप दो बातें पाकिस्तान के बारे में पूछें उनको पता नहीं है। तो क्यों नहीं हमारे पास सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं, हमारे सरकारी असातिज़ा पर जोर दिया जाए, उन का कंट्रोल पक्का बनाया जाए और वो जो 2-2 लाख तनख्वाहें लेते हैं वहाँ पर तलबा को जो है अच्छे मायारी बाथरूम्स, उनके लिए ख्याल पंखे लगाए जाएं और बजाय दानिश स्कूल और ये बनाने के वहाँ पर स्कूल सिस्टम जो है बेहतर किया जाए ताकि मुल्क के लोग जो हैं, जो हमारी आवाम है, वो बेहतर तालीम के साथ ऊपर आ सकें। तालीम, आपका ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए या माशरे की तालीम एक बुनियादी चीज़ है। जब तक तालीम यकसानी होगी, हर एक को नहीं मिलेगी और इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं होगी, हमारा माशरा तरक्की की राह नहीं जा सकेगा। अब दूसरी जाती है माशरे में, इसके अलावा आपने कानून की बराबरी की बात की या कानून पर अमल करना मेरे ख्याल हमारे माशरे में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आज तक हम देखते हैं जब से पाकिस्तान बना है हर गवर्नमेंट आती है वो ये नारा लगाती है, लेकिन जब वो बानी ख़त्म हो जाती है तो वो वहीं होती है। जिसकी बात है हमारे इंसाफ की। आप इंसाफ का जो इतना बड़ा, सब कहते हैं कि अदल के बगैर, बल्कि मौजूदा जो आजकल तहरीक चला रहे हैं उनका वो नारा यही है कि जिस मुल्क में अदल ना हो तो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने 3 साल में कुछ नहीं किया। ये बुनियादी वजह ये है, जो साहब क्या वजह है, आपका तजर्बा ही बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमतें वादे करके आती हैं, हुकूमत भी ले लेती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो वो इस तरफ बिल्कुल कुछ नहीं देती, वही इंसाफ वही रहता है, वही कानून वही रहता है, कुछ चेंजिंग नहीं करते। ये क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 22-23 करोड़ आवाम का मुल्क है, बेशुमार वसाइल वाला मुल्क है, 4 इकाइयों का मुल्क है। उसके अंदर जब बंदा हुक्मरानी ले लेता है तो वो जो मंशूर लेकर आया होता है वो बजाय उस पर अमल करने के वो अपने मुखालफिन को दबाने में लग जाता है। यानी विजन वाला अगर बंदा आया था मेरी ज़िंदगी में, मेरी इस वक्त 63 उम्र है, तो मेरे ज़िंदगी में जो बंदा आया था विजन वाला बंदा था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो था, जिसने
पहले 3-4 साल इतना काम किया कि मुल्क को एक सही डायरेक्शन पर खड़ा कर दिया, लेकिन आखिरी 4 साल जो है या 3 साल उनके, वो सारे के सारे अपने मुखालफिन को दबाने में लग गए। कभी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ख़त्म की उन्होंने, कभी बलूचिस्तान की जंग 76 में छेड़ दी, कभी क्या हुआ जिसकी वजह से जो है वो अपने उस मंशूर पर पूरी तरह अमल नहीं कर सके। और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे सियासी लीडरान जो हैं वो अपने मुखालफिन को दबाने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं बनिस्बत इसके कि वो आवाम के लिए कोई बेहतरी का काम करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा लीडर आता है वो पिछले से चलने वाले मंसूबे जो है रोक देता है। यहाँ तक कि गली मोहल्ले की जो गली की पक्की करनी है या सेवरेज डालना है वो मुखालिफ जमात के इलाके में वो नहीं डालते। इसका मतलब है पूरी कौम के वो नुमाइंदे नहीं होते, किसी खास जमात के नुमाइंदे होते। दो बातें हो गई। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि इंसाफ के लिए दो चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एक जो प्रोसिक्यूशन यानी जो गवर्नमेंट की साइड से जो तफ्तीशकार हैं वो ईमानदार हों, वो सही तरीके से तफ्तीश करें और सही FIR दर्ज करके जो है वो मुकदमा बनाएं। पाकिस्तान में जाली FIR दर्ज होती हैं, फिर खाली कच्चा पर्चा काट कर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। और जिस मुल्क में आज मेरा लीडर मुझे कहता है जी कि मैं मुल्क में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे एक बंदे ने मारा, मेरा कत्ल हो गया, मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वाले कहते हैं 70,000 रुपया लेकर आओ तो मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा। ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात यह है। जहां पुलिस पैसे लेकर पर्चा दर्ज करेगी वहां इंसाफ कहां से मिलेगा? वो अपनी मर्जी से दर्ज करेगी। फिर जो जज हैं वो भी उस जांफिशानी से काम नहीं करते। मैं आपको यहां एक मिसाल दूं कि ये जो हमारा निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम, में अगर जान की अमान पाऊं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन यही जो जुडिशल निज़ाम है ये बरतानवी जुडिशल निज़ाम है। लेकिन आज से 5 साल पहले बर्मिंघम में जब मुजाहरे हुए, राइट्स हुए, लोगों ने लूट मार की, लोगों ने पंप जलाए, लोगों ने नुकसान पहुंचाए, तो जज रात को बैठ गए और उन्होंने उसी दिन जो है वो मुजरम पकड़े, उसी दिन फैसला किया, उसी दिन अगली अदालत में अपील हुई, उन्होंने वही फैसला बरकरार रखा और 2 दिन में बिल्कुल अमन हो गया वहां। आपने भी ये शायद मुशाहिदा किया हो इसका। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने जजेस से कि आप जो है कानून के मुताबिक फैसला करें, आप शख्सियत को ना देखें, आप कानून को देखें। जो जमात ये कहती है कि हम इंसाफ के लिए आए हैं, वो खुद इंसाफ के सामने पेश होना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे लीडर से जज बड़ा नहीं है। वो उसके कहते हैं कि जज जो है वो माफी मांगे, बजाय इसके कि तौहीन अदालत का केस बने, जज माफी मांगे हमारे लीडर से। तो जब ये हाल होगा, आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो हो सकती थी नजरबंद, नवाज शरीफ नजरबंद हो सकते थे, लेकिन मौजूदा लीडर का कोई मतलब है ना कुछ नहीं कर सकता। आजकल के लीडरान जो हैं वो उनको पुलिस को धमकियां देते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं। यहाँ पर बेल्जियम का एक वाकया हुआ कि खाली प्राइम मिनिस्टर ने जो है जज को फ़ोन किया किसी केस के लिए और वो उस जज ने ये बात अपने आला अदलिया को बताई। उस दिन वो हुकूमत ख़त्म हुई, 4 साल बगैर हुकूमत के चलता रहा बेल्जियम, लेकिन उसी दिन उस वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा। आज हमारे लीडरान जो है खड़े होकर जलसों में जजों को जो है डायरेक्शन दे रहे होते हैं और उस मुकदमे पर बात कर रहे होते हैं। उसका मतलब क्या है? वो उसमें दबाव में डाल रहे हैं उसको। तो जजेस को अगर फ्री काम करने दिया जाए और जजेस भी इंसाफ से काम करें। कल जब उनकी बारी थी तो आपने जो है ना वो लाइन लगा के उन सबको नायल किया, आज उन सबको वो अहल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई निज़ाम नहीं है ना। निज़ाम को स्ट्रिक्टली उस पर अमल करना होगा। कोई भी दुनिया का निज़ाम आप बना लें, जब उस पर अमल दरामद स्ट्रिक्टली नहीं होगा और सिलेक्टेड होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की मसाइल की। अब क्वेश्चन ये आता है कि बतौर कौम पाकिस्तानी क्या करे कि ये तमाम मसाइल को वो ठीक तरह से हल करें। क्या इसका यही तरीका है कि वो लॉन्ग मार्च करे, लोगों के खिलाफ मुजाहरे करें, या वो बिल्कुल खुलकर बात वो ईरान का इनकलाब लेकर आएँ? वो क्या करें, किस तरह इस माशरे को ठीक करें, कौम क्या करे हमारी? देखें जी, इसके लिए बड़ी तब्दीली तो उसी वक्त आ सकती है, जमहूरी निज़ाम से जो है ना वो तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी।
कि क्योंकि पाकिस्तान में यानी ये कहना कि मैं ये कहूँ कि ये इतने सालों में हाल क्यों नहीं हुआ, 75 साल या 75 साल हमारे मुल्क की ज़िंदगी है, 75 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ नहीं होते। इवोल्यूशन का पीरियड है हमारा। बच्चा उठा था, हमारा जमहूरी बच्चा, गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, अभी उसने अंगड़ाई ली है, ये तीसरी चौथी हुकूमत है, मुख्तलिफ तरीके से वो इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी वो इसी जमहूरी निज़ाम से बदलेगी, और कोई रास्ता नहीं। अगर इनकलाब ने आना है तो वो भी जमहूरी रास्ते से आए। इतने बड़े मुल्क में अगर खूनी इनकलाब आ गया तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। मेरी तमाम ज़ुआमा से यही अपील है कि जो भी तब्दीली आए वो पार्लियामेंट के ज़रिए आए, लेकिन पार्लियामेंट को बेतौकीर ना करें, उस पर लानतें ना भेजें, उस पर जो है 2 मिनट में थूक कर बाहर ना आ जाएं। वहां बैठकर सड़क पर कहने से क्या होता है, आप पार्लियामेंट में बैठकर आवाज़ उठाएं अपनी। और 18वीं तरमीम ने, मैं समझता हूँ कि मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया हुआ है, इसलिए कि वफाक के पास पैसा नहीं होता, सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सूबों के पास चला गया। आज मुल्क के वजीर दाखिला पर FIR एक सूबाई हुकूमत ने दर्ज की हुई है और उसको गिरफ्तार करने के लिए फिर रहे हैं। ये अगर ये 18वीं तरमीम ना होती तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है, वसाइल का तकसीम होनी चाहिए, हम इसके हामी हैं, लेकिन ये सूरत हाल तो नहीं पैदा होनी चाहिए ना कि मुल्क की एक इकाई दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो जाए और एक की हुकूमत तो वो दूसरे को न माने। तो हम ये समझते हैं कि इनको एक दूसरे को मान कर चलना चाहिए, एक दूसरे को देख कर चलना चाहिए, और जो अवाम है उनके लिए मैं कहूँगा कि वो नारों के पीछे वोट न दें, बल्कि सोच समझ कर, ना कीमे के नान के पीछे वोट दें, ना नारों के पीछे चलकर वोट दें। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 1947 में हमें बहकाया गया, इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, आज फिर बहकाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम नाफिज होने के कोई चांसेस नहीं है। जिन्होंने 4 साल में इस्लाम का एक अलफ नाफिज नहीं किया वो आइंदा क्या करेंगे? हमें उनको भी ये नहीं चाहिए कि वो जमहूरी तरीके की बात करें, जमहूरियत के नफाज की बात करें। इस्लाम उनके बस की बात नहीं है। इस्लाम अगर पार्लियामेंट में लाना है तो उसका बिल ना ले आए ताकि हम भी देख लें कि ये कैसे नाफिज हो सकता है। आजकल ये जो मौजूदा या प्रेजेंट जमात है वो लॉन्ग मार्च का बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, तो आप क्या समझते हैं इसके लॉन्ग मार्च से कोई पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आएगी। अभी 8-9 महीने जो है इलेक्शन में रह गए हैं, उस सियासी जमात को भी जो है इंतज़ार कर रहना चाहिए, अपनी जमहूरी बातें करते रहें, वापस चले जाएं पार्लियामेंट में। अभी देखें ये इतनी बड़े MNAs को लेकर जमात से यानी पार्लियामेंट से बाहर आ गए हैं, तो कल जो बड़े फैसले होंगे ये इनके बगैर होंगे। आप ये देखें कि जो निगरान हुकूमत लगेगी वो इनकी मर्जी के खिलाफ लगेगी, जो अगली जितनी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो इनकी मर्जी के खिलाफ, मतलब इनकी मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी, इनकी मुशावरत उसमें शामिल नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि ये पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, बजाय लॉन्ग मार्च करने के वहाँ हुकूमत को टफ टाइम दें ताकि वो ये जो साल है इसमें अच्छे काम करे और इतने अच्छे काम करे। ये ना देखें कि भाई अगर इन्होंने अच्छे काम किए तो हम नहीं जीत सकेंगे, ये देखें कि इनके अच्छे कामों से मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली है या नहीं। तो सामीन कराम, ये आपने साहब के बेहतरीन ख्यालात सुने। वाकई बात इनकी बड़ी सही है कि जब तक तमाम अदारे और तमाम कौम मिलकर इस मुल्क को बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इदारों को अपना करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर आवाम को अपना अदा करना पड़ेगा। लेकिन मुआशरे की असलाह के लिए सबसे ज़्यादा इंसाफ का असूल, कानून की हुक्मरानी कायम करना ज़रूरी है। इसके लिए आप तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर अपनी हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो इसका कानून बनाए और लागू करे। ये दिन ये कानून लागू हो गया, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की तरक्की बेहतर रहेगी। और ये लॉन्ग मार्च चौधरी साहब के कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट में बैठ कर जो कानून बनाए जाएँ, एक जो बेहतरीन अच्छा तरीका है उस पर अमल करें तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई साहब अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहे तो EU का प्लेटफार्म हाज़िर है। अख्तर से मैं बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह अख्तर से अलवी एंड बेल्जियम।